नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है? फाइनेंशियल टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, भविष्य में विकास की संभावनाओं और साथ ही फाइनेंशियल स्थिति का आइडिया लगाने के लिए गहराई से शोध करते हैं। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से शुरू करते हैं, जिसमें एक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल के आधार पर कंपनी की क्वालिटी की डिटेल्स प्राप्त करते हैं। तो हम सेक्टर का अध्ययन करते हुए शुरू करते हैं, जो हमें इस बात का पता लगाने में सहायता करता है कि वह पर्टिकुलर सेक्टर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। यह एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक कंपनी के बिजनेस मॉडल को रिलेट करने में सहायता करता है। फिर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि बिजनेस कैसे काम करता है। क्या यह क्रेडिट पर काम करता है या कैश पर काम करता है? उदाहरण के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस कैश पर काम करता है और रियल एस्टेट बिजनेस क्रेडिट पर काम करता है। हमारा अगला कदम कंपनी द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, जहां हम कंपनी के सहभागियों के ऊपर कंपनी के किसी भी कम्पेटिटिव एडवांटेज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने से कंपनी को लंबे समय तक सर्वाइव करने में सहायता मिलती है और मूल्य निर्धारण शक्ति के संबंध में अपने सहभागियों पर नियंत्रण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अमूल चीज़ को अपने ब्रिटानिया जैसे सहभागी के ऊपर एक एडवांटेज है। किसी कंपनी को इवैल्यूएट करते समय मैनेजमेंट के बारे में उचित जानकारी होनी भी आवश्यक है, क्योंकि यह वही डायनामिक और कुशल मैनेजमेंट है जो किसी कंपनी के विकास को बढ़ाता है। क्या यह अपने प्रॉमिस और स्टेटमेंट को पूरे करते हैं या नहीं? इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की मैनेजमेंट कमेंट्री को फॉलो करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, बजाज ऑटो मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे प्राइस घटाकर मार्केट शेयर को बढ़ाएंगे, जो इसे इसके प्रॉफिट में वृद्धि करने में सहायता करेगा, जब किसी और ने इसके बारे में नहीं सोचा, और यह विचार कंपनी के काम आ गया। हम इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ शुरुआत करते हैं, जहां हम कंपनी के फाइनेंशियल की जांच करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम उस क्षेत्र में चल रहे सही प्राइस का एनालिसिस करके किसी फ्लैट के प्राइस की जांच करते हैं। हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जांच करने से शुरू करते हैं, जो हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। हमारी नज़र उन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पर है जिनका वहाँ कंपनी कर रही है। P&L स्टेटमेंट से हमें उस प्रॉफिट का अंदाज़ा हो जाता है जो यह इसके सभी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के भुगतान के बाद उत्पन्न करता है। बैलेंस शीट हमें दिखाती है कि कंपनी कैसे अपने इक्विटी कैपिटल, डेट और अपने एसेट का उपयोग बिजनेस के लिए प्रॉफिट उत्पन्न करने के लिए कर रही है। एसेट साइड पर उन विभिन्न एसेट्स को दिखाता है जो कंपनी के पास हैं और कंपनी इसका उपयोग रेवेन्यू उत्पन्न करने के लिए करती है, और लायबिलिटी साइड कंपनी के अपने लेंडर के प्रति विभिन्न आभारों के साथ साथ कंपनी के विभिन्न स्रोतों को दिखाता है। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह ओवरव्यू देता है कि कंपनी कैश में परिपूर्ण है या नहीं। ऑपरेशन में आने वाला कैश वह दर्शाता है कि बिजनेस अपने मुख्य बिजनेस ऑपरेशन से कैश उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं। निवेश गतिविधियों से आने वाला कैश हमें वह कैश दिखाता है जो निवेश के लिए उपयोग हुआ है या निवेश से उत्पन्न होता है। फाइनेंसिंग गतिविधियों से आने वाला कैश इसके विभिन्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे डिविडेंड का भुगतान, लोन पर भुगतान किया गया ब्याज इत्यादि के इनफ्लो या आउटफ्लो को दर्शाता है। अंत में विभिन्न वैल्यूएशन रेशियो का कंपैरेटिव एनालिसिस आता है, जो हमें बताता है कि अपने करंट मार्केट प्राइस की तुलना में स्टॉक की कीमत सही है या नहीं। इसके लिए हम ज़्यादातर के PE रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो का उपयोग करते हैं, जो उस मूल्य को दर्शाता है जिसके लिए एक निवेशक प्रति शेयर अर्निंग पर भुगतान करने के लिए तैयार है। इसकी गणना करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से विभाजित करके की जाती है। अपने सहभागियों की तुलना में PE रेशियो जितना कम होगा, कंपनी उतनी अधिक अंडर वैल्यूड होगी। EPS या अर्निंग पर शेयर हमें यह दिखाता है कि कंपनी के प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रत्येक आउटस्टैंडिंग शेयर को आवंटित किया गया है। यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक इंडिकेटर होता है। इसकी गणना नेट प्रॉफिट को आउटस्टैंडिंग शेयर के वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित करके की जाती है।
प्राइस टू बुक रेशियो यह दर्शाता है कि कितने शेयर होल्डर कंपनी के नेट एसेट के लिए भुगतान कर रहे हैं। यह कंपनी की एक अनुमानित वैल्यू देता है। अगर इसे लिक्विडेट करना है, इसकी गणना करंट मार्केट प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से विभाजित करके की जाती है। अपने सहभागियों की तुलना में प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम होगा, कंपनी उतनी अधिक अंडर वैल्यूड होगी। टू कैश फ्लो रेशियो का उपयोग निवेशकों द्वारा कंपनी के शेयरों में निवेश के आकर्षण को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। चूंकि कैश में आंकड़ों को विचलित करना मुश्किल है, इसलिए यह रेशियो अधिक विश्वसनीय हो सकता है। इसकी गणना करंट मार्केट प्राइस को ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर से विभाजित करके की जाती है। अपने सहभागियों की तुलना में रेशियो जितना कम होगा, कंपनी उतनी अधिक अंडर वैल्यूड होगी। अंत में हम डिविडेंड यील्ड पर भी नज़र डालते हैं, जो हमें कंपनी के वार्षिक डिविडेंड के रेशियो को उसकी शेयर प्राइस की तुलना में दिखाता है। भले ही यह वैल्यूएशन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा वापस देती है या नहीं। इस प्रकार वह कंपनी जो डिविडेंड का भुगतान करती है, उसके पास एक पॉजिटिव कैश फ्लो होने और निवेशकों द्वारा पसंद किए जाने की उम्मीद की जाती है। इस सब से होकर गुजरने के बाद हम अंततः एक अच्छी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल या एक अच्छे मैनेजमेंट और उचित मूल्य के साथ एक स्टॉक का चयन करते हैं। इस प्रकार फंडामेंटल एनालिसिस वास्तव में एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमें धन कमाने में मदद करता है अगर हम निवेश करने से पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपना होमवर्क करते हैं। इस प्रकार इन सभी प्रक्रियाओं को शांतिपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए और ठीक से समझा जाना चाहिए अगर हम हमारे लिए एक लंबी टाइम फ्रेम पर धन का सृजन कर रहे हैं। क्योंकि याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था, इसलिए सही निवेश करें और जमकर बैठें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.